सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी की हिंदी विषय की पार्ट 2 मैनपाट की सैर। हिल स्टेशन मैनपाट चारों ओर से प्राकृतिक सौंदर्य जलप्रपातों से भरा पूरा है। मैनपाट का कोना कोना दर्शनीय है। पर्यटक यहाँ आकर अति सुख और शांति का अनुभव करते हैं। लोगों के शोरगुल, वाहनों की कानों को खटकने वाली ध्वनियों से मुक्त शांत वातावरण युक्त मैनपाट अंबिकापुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर हरी भरी पहाड़ियों पर स्थित है। चारों ओर से घने वनों से आच्छादित यह स्थान अनेक छोटी बड़ी नदियों से घिरा है। ये नदियाँ स्थान स्थान पर जलप्रपात बनाकर अद्भुत मनोरम दृश्य उपस्थित कर देती हैं। समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर में आयताकार पहाड़ी पर बसे मैनपाट के आसपास अनेक दर्शनीय स्थल हैं। इनमें टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, दरोगा दरहा जलप्रपात, देव प्रवाह अपनी प्राकृतिक सुषमा के कारण दर्शनीय है। पहले हम मैनपाट के पूर्वी भाग में चलते हैं। यहीं महादेव मुड़ा नदी बहती है। यह नदी वनों के बीच 60 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई एक आकर्षक जलप्रपात बनाती है। इस जलप्रपात की धारा जब नीचे कुंड में गिरती है तो शांत वनों के बीच मधुर संगीत सा उत्पन्न कर देती है। कभी इस प्रपात के आसपास वनराज भ्रमण किया करते थे, जिनके कारण इस प्रपात को टाइगर पॉइंट कहा जाता है। मुख्य मार्ग पर स्थित होने से यहाँ आना सुविधाजनक है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ विश्राम गृह भी है। अब हम तुम्हें एक अन्य स्थल पर ले चल रहे हैं। यह स्थल मैनपाट से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली। पहाड़ों पर उतर आए बादल ऐसे लगते हैं जैसे आकाश ही पहाड़ों पर उतर आया है। कभी पहले इस जलप्रपात में बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती थी, इसलिए इसका नाम मछली पॉइंट पड़ा। इसके सामने की पहाड़ी से एक पतली जलधारा 80 मीटर की ऊंचाई से गिरती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई दूध की धारा पहाड़ी से गिर रही हो। इस कारण इसे मिल्की वे अर्थात दूधिया धारा कहते हैं। प्रकृति के मनोरम दृश्य देखते देखते हमारी आँखें थकती नहीं और मैनपाट में ऐसे प्राकृतिक दृश्यों की कमी नहीं। अब हम आपको एक अन्य पॉइंट की ओर ले चलते हैं। यह पॉइंट मैनपाट से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे मेहता पॉइंट कहते हैं। यहाँ के हर एक पॉइंट का नामकरण किसी विशेष कारण से किया गया है। सरगुजा और रायगढ़ की सीमा निर्धारित करने वाला यह पॉइंट एक ऐसे जल क्षेत्र का निर्माण करता है जो एक सागर के समान प्रतीत होता है। वन विभाग ने यहाँ भी पर्यटकों की सुविधा के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था कर दी है। यूँ तो वन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा के लिए अनेक दर्शनीय पॉइंट पर पहुँचने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण कराया है, लेकिन वन क्षेत्र में सभी स्थानों पर सड़क निर्माण कराना दुरूह कार्य है। ऐसे कुछ दर्शनीय स्थलों पर तो लोगों को पैदल ही जाना पड़ता है। दरोगा दरहा जलप्रपात देखने वालों के पैर मजबूत होने चाहिए। यहाँ गहरी खाइयों में होकर जाना पड़ता है, लेकिन अपने लक्ष्य पर पहुंचकर प्रकृति का नज़ारा देखकर 10 किलोमीटर पैदल चलने की सारी थकान छूमंतर हो जाती है। तुम यहाँ आराम से घंटे भर बैठकर प्रकृति की शोभा को निहार सकते हो। मैनपाट के सभी प्राकृतिक स्थलों को एक दिन में देख पाना असंभव है। जिस स्थल पर भी तुम पहुँचोगे वहाँ से हटने को जी नहीं चाहेगा। तबीयत करेगी कि बैठे बैठे उस मनोरम दृश्य को देखते रहें। तो फिर एक दिन में सभी स्थल कैसे देखे जा सकते हैं। इसलिए पर्यटक कम से कम 2 दिनों का समय निकालकर यहाँ आते हैं। तुम पहले दिन इन्हीं स्थलों का भ्रमण कर सकते हो। दूसरे दिन का भ्रमण तुम देव प्रवाह से कर सकते हो। वन क्षेत्र कमलेश्वरपुर में एक प्राकृतिक झील है जो आगे चलकर एक नाले का रूप धारण कर लेती है।
यही नाला 80 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ एक प्रपात बनाता है। यही देव प्रवाह प्रपात है। यहाँ आसपास का वन क्षेत्र वनौषधियों से भरा हुआ है। हमारे लिए जो साधारण वृक्ष है, जानकारों के लिए उनमें से कुछ वृक्ष कल्प वृक्ष भी हो सकते हैं। मैनपाट में सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के कई स्थल हैं। पर्यटक इन स्थानों पर पहुंचकर सूर्योदय और सूर्यास्त का भरपूर आनंद लेते हैं। जलप्रपातों के अतिरिक्त मैनपाट में अनेक प्राकृतिक गुफाएं भी दर्शनीय हैं। इन गुफाओं के संबंध में हम तुम्हें फिर कभी बताएंगे। मैनपाट अपनी एक और विशेषता के लिए विख्यात है। तुम जानते हो कि भारत सदा से ही शांतिप्रिय देश रहा है। हमने अपने ऊपर विदेशियों के अनेक आक्रमण झेले हैं, लेकिन कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। हमारे धर्म प्रचारकों ने देश देश में घूम घूम कर शांति का प्रचार किया है और विश्व की कई विपत्ति में पड़ी जातियों को अपने यहाँ शरण दी है। ऐसे ही पत्तीग्रस्त तिब्बती शरणार्थी जब 1962-63 के चीन युद्ध के पश्चात भारत आए तो भारत सरकार ने उन्हें मैनपाट में बसाया। यह स्थान जलवायु की दृष्टि से उनके लिए अनुकूल था। आज मैनपाट भारतीय और तिब्बती दो संस्कृतियों का संगम स्थल है। बौद्ध धर्म अनुयायी इन तिब्बती शरणार्थियों ने भगवान बुद्ध के एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया है, जो भवन निर्माण कला की दृष्टि से अनोखा है। स्वयं बौद्ध गुरु दलाई लामा ने आकर इस मंदिर का उद्घाटन किया था। तिब्बती शरणार्थी यहाँ खेती, पशुपालन और वस्त्र निर्माण का धंधा करते हैं। मैनपाट में तिब्बतियों द्वारा निर्मित दरी गलीचे भारत के बड़े बड़े नगरों में विक्रय के लिए भेजे जाते हैं। प्रकृति का लाडला, दो संस्कृतियों का संगम स्थल, जियो और जीने दो का उद्घोष करने वाला मैनपाट है ना अलौकिक। क्या तुम्हारा मन इसे देखने के लिए ललचाएगा नहीं? तो फिर शिमला, मसूरी, श्रीनगर और पचमढ़ी का सैर सपाटा करने का विचार छोड़ दो और अगली गर्मियों की छुट्टियों में मैनपाट यात्रा की योजना बना डालो। तो बच्चों, इस प्रकार पाठ खत्म होने के बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर जरूर देना। प्रश्न नंबर पहला, मैनपाट कहाँ बसा है? मैनपाट के पूर्वी भाग में कौन सा दर्शनीय स्थल है? मेहता पॉइंट किन किन जिलों की सीमा निर्धारित करता है? मैनपाट किन दो संस्कृतियों का संगम स्थल है? मैनपाट में तिब्बतियों द्वारा निर्मित कौन सी वस्तु दूर दूर तक मशहूर है? तुम्हारे आसपास घूमने लायक कोई जगह अवश्य होगी, इसके बारे में लिखो। यदि तुम्हें घूमने जाने का मौका मिले तो तुम कहाँ जाना चाहोगे और क्यों?